नमस्कार, मैं मणि सर, साकेत आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा को हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं। इसे हम सतत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, है ना? इन नामों से भी जानते हैं। देखिए, किसी भी राष्ट्र के विकास का सूचक क्या है? ऊर्जा का प्रति व्यक्ति उपभोग किसी भी राष्ट्र के विकास का सूचक है। अब इस ऊर्जा के हमारे दो स्रोत हैं। एक पारंपरिक ऊर्जा और एक गैर परंपरागत ऊर्जा। पारंपरिक ऊर्जा वो ऊर्जा है जो समापनीय ऊर्जा है, जिसका हम बहुत पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं। जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, प्राकृतिक गैस है, ये सब पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा जो नवीन ऊर्जा के रूप में देखा जाता है, जिनका विकास 1960-70 के दशक में हुआ। भारत में 70 के दशक से शुरुआत हुआ। तो ये नव्यकरणीय ऊर्जा के रूप में है, नवीन ऊर्जा के रूप में है, अक्षय ऊर्जा के रूप में है। अक्षय ऊर्जा का मतलब ये जिसका कभी क्षय न हो। जब तक प्रकृति रहेगी, जब तक सूर्य, धरातल, वायु रहेगा, वायुमंडल बना रहेगा, तब तक कहीं न कहीं हमें नव्यकरणीय ऊर्जा प्राप्त होता रहेगा, अक्षय ऊर्जा प्राप्त होता रहेगा। देखिए, ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से और मुख्य परीक्षा के भी दृष्टिकोण से। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जितने गैर परंपरागत ऊर्जा है उनके जो स्रोत हैं, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, भूतापी ऊर्जा हो, ज्वारीय ऊर्जा हो, बायोगैस हो, बायोडीजल हो, बायोमास हो, हाइड्रोकार्बन हो, जो भी ऊर्जा के जितने स्रोत हैं, इनके डेवलपमेंट संबंधित या इनसे संबंधित जो केंद्र हैं भारत में, कहाँ कहाँ किस किस रूप में है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से है, जैसे आ गया कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास संभावनाएं। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा की जो है वर्तमान स्थिति है ना, या देश में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की दिशा में किए गए प्रयास, इसका क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है, तो इस सब से संबंधित प्रश्न मेंस में भी आते हैं। तो अब यहाँ देखना यह है कि सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है और भारत में इसकी क्या संभावनाएं हैं, किस रूपों में है, और भारत कब से इस दिशा में प्रयासरत है, वर्तमान इसका क्या सिचुएशन है, इसका क्या परिणाम हमें दिखाई दे रहा है, और भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं। यह हमारे देश के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए या संतुलित विकास की अवधारणा पर जो हम कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें इसकी क्या भूमिका दिखाई दे रही है। तो इन्हीं सब संदर्भों में आज का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा जैसे मैंने बता दिया, ये नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। ये कभी समाप्त नहीं होने वाली है ऊर्जा, है ना। ये अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, बायोडीजल, ज्वारीय, ये तमाम प्रकार की ऊर्जा के स्रोत हैं। अब यहाँ पे यह है कि भारत में इसकी क्या संभावनाएं हैं। देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास के लिए, गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास के लिए, विकास हेतु दो चीजों का महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर एक, भौतिक कारक, भौतिक कारक, और दूसरा जो है मानवीय कारक, मानवीय कारक। भौतिक कारक में क्या है, जैसे जलवायु, उच्चावच, ठीक है, वनस्पति, है ना, इत्यादि, ये भौतिक कारक है। इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मानवीय कारक में क्या है, आपका पूंजी एवं तकनीकी, बिना इसके संभव नहीं है। अब भारत में इसकी क्या संभावना है, तो हम इन्हीं दो शब्दों से समझ सकते हैं कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा की क्या संभावना है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास के लिए भौतिक और मानवीय कारक दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर मान लीजिए भौतिक कारक है और पूंजी तकनीकी नहीं है, तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अफ्रीका के पास सभी कारक मौजूद हैं भौतिक, लेकिन पूंजी तकनीकी के अभाव के कारण अफ्रीकी देशों में गैर परंपरागत ऊर्जा जिस स्तर से होना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाया। भारत में ये पहले से था,
लेकिन पूंजी तकनीकी नहीं था तो उतना हम डेवलपमेंट नहीं किए। लेकिन उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है और हमें ऊर्जा की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती गई, तो हम पारंपरिक ऊर्जा के एक विकल्प के रूप में गैर परंपरागत ऊर्जा को तेजी से डेवलपमेंट किया। उस डेवलपमेंट का प्रभाव क्या है कि आज भारत विश्व का चौथा बड़ा राष्ट्र बन गया है। तो अब जैसे भारत की स्थिति है, तो भारत में भौतिक कारक क्या है? जलवायु। जलवायु का मतलब क्या है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में जहां औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, वर्ष भर तापमान उच्च रहता है। तो अब मान के चलिए कि भारत में 320 दिन लगभग संपूर्ण भारत में तापमान उच्च रहता है। तो इसके उच्च रहने के कारण हमें सोलर एनर्जी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकती है, और जितना हम प्रयास करते हैं उतना हम पाते भी हैं। तो भारत में सौर ऊर्जा के विकास की पर्याप्त संभावना, और भारत सरकार इस दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ाया भी है, और भारत काफी महत्वपूर्ण राष्ट्र बन चुका है सौर ऊर्जा के उत्पादन में। इसकी और प्रोसेस हम आगे बताएंगे। दूसरा हमारा उच्चावच। उच्चावच का मतलब हमारा यह है कि जैसे तटीय क्षेत्र है, तटीय आकार होने के कारण भारत में प्रायद्वीपीय आकार है ना, तटीय क्षेत्र होने के कारण जो है सी विंड्स लगातार चलते हैं, तट से सागर से तट की ओर हवाएं चलती है। तो तटीय क्षेत्रों में विंड फार्मिंग अर्थात पवन ऊर्जा के विकास की संभावना काफी अधिक है। तो एक ये भी है। भारत के कुछ ऐसी चट्टानें हैं जहां पर गर्म जल के स्रोत हैं। भारत में 346 ऐसे स्थान हैं जहां पर हम भूतापी जियोथर्मल एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसकी भी संभावना, अगर भारत की चट्टानों की प्रकृति ऐसी ना होती, भारत का तटीय आकार ना होता, भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु ना होता, तो मुझे लगता है कि न सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते थे, न पवन ऊर्जा का उत्पादन कर सकते थे, और ना ही हम भूतापी ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। भारत के पास कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कंटिन्यूअस ज्वार आते रहते हैं, चाहे वो केरल का तट हो, विजिगम क्षेत्र हो, चाहे खंभात की खाड़ी हो, सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र हो, तो वहां कहीं कहीं ज्वार आते रहते हैं। इन ज्वार के आने के कारण ज्वारीय ऊर्जा के विकास की संभावना क्या है? अधिक है। भारत के पास वन संपदा है, इसके अलावा हमारे पास हम कृषि में काफी अग्रणीय राष्ट्र हैं। तो कृषि के अपशिष्ट पदार्थ, पशुओं के जीवों के अवशिष्ट पदार्थों से हम बायोगैस, बायोमास आदि का उत्पादन करके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को आगे ले जा सकते हैं। इसके अलावा भारत के पास तो ये प्राकृतिक कारक हमारे पास मौजूद है पर्याप्त मात्रा में, और जिसके कारण हम ऊर्जा के जितने स्रोत है गैर परंपरागत ऊर्जा, उसको हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या कारण है? मानवीय कारण। मानवीय कारण क्या है? पूंजी और तकनीकी। ये अगर आपके पास है, मान लीजिए आपके पास जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आप खेती थोड़ा कर पाएंगे। खेती में पहले निवेश करना पड़ता है। ठीक वैसे ये भी है कि हमारे पास ये पहले से था, लेकिन ये चीज पहले नहीं था, तो इसका डेवलपमेंट नहीं कर पाते थे। आज क्या है? पूंजी और तकनीकी। आज भारत में पूंजी और तकनीकी इस क्षेत्र में डेवलपमेंट करने के लिए सरकार की नीतियां जो है सॉफ्ट है, तो नरम नीति है। इसके चलते निजी निवेशक, विदेशी निवेशक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर अरबों डॉलर निवेश भी कर रहे हैं। तो पूंजी भी हमारे पास है और टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास है। तो पूंजी तकनीकी की उपलब्धता भी है। प्राकृतिक और भौतिक कारक, भौतिक और मानवीय कारक, दोनों कारक की मौजूदगी के कारण भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की संभावना क्या है? काफी अधिक है, और भारत इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, काफी आगे बढ़ चुका है। अगर हम ऐसे देखें, आज भारत अपने कुल ऊर्जा उपभोग का, भारत कुल ऊर्जा उपभोग का, कुल ऊर्जा उपभोग का लगभग 26% से एबव, ठीक है, हम केवल गैर परंपरागत ऊर्जा से प्राप्त कर रहे हैं। 2030 तक हमारा लक्ष्य है 40%, 2070 तक 100%। तो जिस दिशा में हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, उस अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की संभावना क्या है? काफी अधिक है। अच्छा, अब एक चीज और ये भी है कि अगर हम इस ऊर्जा को डेवलपमेंट करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, आज का जो वैश्वीकरण का प्रभाव है, आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रोथ कर रही है। आर्थिक विकास जैसे जैसे होगा, ऊर्जा की मांग हमारी लगातार बढ़ती जाएगी। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में भारत दुर्बल राष्ट्र है। कहने का मतलब है कि हम पारंपरिक ऊर्जा, जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोलियम जैसे पदार्थों का कोयला है, तो कुल मिलाकर के हम देखें तो हम अपने कुल ऊर्जा का लगभग 87% दूसरों देशों से आयात करते हैं।
तो हमारी ऊर्जा निर्भरता दूसरे राष्ट्रों पर क्या है, अधिक है। तो इस निर्भरता को अगर हमें कम करना है तो हमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को क्या करना है, बढ़ावा देना है, जो कि भारत में इसके विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज होगा कि अगर हम गैर परंपरागत ऊर्जा पर अपना प्रभाव डालते हैं, विस्तार करते हैं, तो जीवाश्म ईंधनों पर अर्थात कोयला पर, पेट्रोल पर है निर्भरता हमारी क्या होगी, कम होगी। विशेष करके पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब इससे कम होगी तो हमें विदेशी मुद्रा भी बचत होगी। विदेशी मुद्रा की जो हम आप मान के चलिए कि भारत प्रतिवर्ष लगभग 16 से 17 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम पदार्थों का क्या करता है, आयात करता है। तो विदेशी मुद्रा बचत होगी, इसका कहीं अन्य क्षेत्रों में, अन्य सेक्टर में इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर हम गैर परंपरागत ऊर्जा को डेवलपमेंट करते हैं तो सबसे बड़ा लाभ हमें क्या होगा, इसके विकास से क्या प्रभाव पड़ेगा, है प्रभाव क्या पड़ेगा, पहला कि विदेशी निर्भरता कम होगी, विदेशी निर्भरता कम होगी और पूंजी की बचत होगी। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, ऊर्जा संकट है से बचा जा सकता है। तीसरा क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, तो ऊर्जा संकट से बच सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिल सकता है? और चौथा क्या है, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। ये तीन चीज होगा। मतलब अगर हम गैर परंपरागत ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं तो सबसे पहले हमारा दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र तभी शक्तिशाली होता है जब वह आत्मनिर्भर होता है। जो राष्ट्र जितना अधिक आत्मनिर्भर होता है उतना ही शक्तिशाली होता है। हमारी कहीं न कहीं दुर्बलता क्या है, पेट्रोलियम पदार्थों पे। हम जिन देशों से पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करते हैं वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के शिकार हैं, राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हैं। कभी भी हम वहां से हमें पेट्रोलियम पदार्थों का आयात बाधित हो सकता है, तो हमारे सामने ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। अगर हम इन चीजों को बढ़ावा देंगे तो पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता हमारी क्या होगी, कम होगी, विदेशी मुद्रा बचत होगी, ऊर्जा सुरक्षा हमारा मजबूत होगा और ऊर्जा संकट से हम बच सकते हैं और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर हम गैर परंपरागत ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं तो आप ये जान लीजिए कि कोयले पर निर्भरता क्या होगी, कम होगी। जो कोयला हमारे पास जो भंडार वर्तमान में है वो 150 वर्षों के लिए है। मान लीजिए 150 वर्षों में समाप्त हो जाएगा, जिस तरह से हम उत्पादन कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर हम इस पर निर्भरता कम करेंगे, है ना, इस पर कोयले पर निर्भरता कम करेंगे, जीवाश्म ईंधनों निर्भरता करेंगे, तो कोयला जो कोयला 150 वर्षों में समाप्त हो रहा है वो कोयला 150 वर्षों तक है, 300 वर्षों तक जा सकता है। जो पेट्रोल हमारे 50 वर्षों में भंडार समाप्त हो सकते हैं वो 100 वर्ष तक जा सकते हैं। कहने का मतलब कि हम अपने पारंपरिक ऊर्जा पर संरक्षण दे सकते हैं, कोयला पेट्रोलियम पर निर्भरता कम कर सकते हैं, उसे लंबे समय तक के लिए बनाए रख सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी गैर परंपरागत से कर सकते हैं। और हमारे विकास का पहिया भी क्या होगा, धीमा नहीं होने पाएगा, क्योंकि हम ऊर्जा की खपत जो हमारे देश में लगातार बढ़ रही है उसकी पूर्ति करने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए आज ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की संभावनाएं क्या हैं और इसका क्या प्रभाव है। तो भाई मेरे तरफ से यही है कि इसका संभावनाएं काफी अधिक है, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ क्या है, देश है। यहाँ भौगोलिक विविधताएं हैं, भौगोलिक कारक गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास के महत्वपूर्ण कारक हैं। और यहाँ पर पूंजी और तकनीकी पहले नहीं था, लेकिन अब इस ऊर्जा के क्षेत्र में पूंजी और तकनीकी के निवेश काफी अधिक है और इसकी संभावनाएं हैं, तो इसकी भी कमी नहीं है। और उसका इफेक्ट क्या है कि आज हम देश के विभिन्न भागों में पवन ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, भूतापी ऊर्जा हो, ज्वारी, जितने ऊर्जा के स्रोत हैं वो हम तेजी से क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। आज भारत एथेनॉल का बहुत बड़ा उत्पादक देश बनता जा रहा। इसके एथेनॉल के उपयोग करने से हम पेट्रोलियम पर लगभग 20% पेट्रोलियम की खपत कम कर देंगे, अर्थात विदेश से आयात का कम कर देंगे। 20% पूर्ति हम एथेनॉल से कर लेंगे तो 20% का हो गया कम से कम 2.5-3 लाख करोड़ रुपया, तो आपको ऐसे ही बच सकता है। इसका लाभ हमारे किसानों को मिल सकता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की संभावना बहुत ही अधिक है और इस दिशा में जो हम प्रयास कर रहे हैं
वो भी काफी हमारा महत्वपूर्ण प्रयास है। इसी प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत विश्व का चौथा बड़ा राष्ट्र बन चुका है और आगे भी इसकी संभावना है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ग्लासगो सम्मेलन में कहा कि भारत 2070 तक जीरो कार्बन नेट की नीति को अपनाएगा, अर्थात 70 तक हम जीवाश्म ईंधन का एकदम प्रयोग बंद कर देंगे। आप इस देख लीजिए, आज गांव में केरोसिन अब नहीं मिल रहा है, आने वाले समय में डीजल की खपत क्या होगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि हम सारे कार्य अपने सोलर एनर्जी से ही निपटा लेंगे। आज सौर ऊर्जा बहुत तेजी से डेवलप हो, गांव से लेकर शहर तक घर घर सोलर एनर्जी लग रही है। सरकार इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण प्रयास भी किया है ना, चाहे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लेकर के हो, चाहे कुसुम योजना के लेकर हो। इसके पहले 2010 में पंडित जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन की शुरुआत जो हमने किया था, उसको लेकर के आज उसका प्रभाव हमें कहीं न कहीं तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे। आगे आप मान के चलिए कि अगले 5 से 10 वर्षों में सोलर एनर्जी घर घर पहुंच जाएगा, है हर चौराहे हर ऑफिस सब पहुंच जाएगा। तो कहीं न कहीं हमारी तापीय ऊर्जा पर हमारी निर्भरता, ग्रिड आधारित जो ऊर्जा मिलती है उस पर निर्भरता हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कहने का आशय हमारा यह है कि बस गैर परंपरागत ऊर्जा की संभावनाएं काफी अधिक है। इसके विकास होने से ऊर्जा संकट से मुक्ति हो सकती है, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है और साथ साथ ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। और हमारा जो सबसे बड़ा उससे भी ज्यादा योगदान होगा, पर्यावरण हमारा जो है काफी इम्पोर्टेंट रोल है सौर आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का, क्योंकि इसके प्रयोग से जो है प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है। जो हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी गैर परंपरागत ऊर्जा है, ये प्रदूषण रहित, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो आज जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर संकट है, इससे हम बच सकते हैं और पेरिस समझौते का पालन भी कर सकते हैं। हम अपने कार्बन के उत्सर्जन में लगातार कमी कर रहे हैं और ये कमी तभी हो पाएगी जब जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी। और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता तभी कम होगी जब हम ऊर्जा के जो महत्वपूर्ण वैकल्पिक स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं, इनको डेवलप करेंगे। तो ग्रिड आधारित बिजली पर निर्भरता कम हो जाएगी, तो अपने आप पर्यावरण हमारा आगे बढ़ जाएगा, वायुमंडल में प्रदूषण कम होगा, जलवायु परिवर्तन की जो बढ़ती स्थितियां हैं उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और ये प्रयास केवल भारत के स्तर पे नहीं होना चाहिए, वैश्विक स्तर पे होना चाहिए। जब कोई विषय एक राष्ट्र का ना होकर के विश्व का विषय बन जाता है, जलवायु परिवर्तन कोई हमारा विषय नहीं है, विश्व का विषय है, और इससे विश्व के छोटे बड़े सभी राष्ट्र प्रभावित होते हैं। और जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, प्रदूषित गैसें। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो इस पे अगर हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर विश्व के सभी देश एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा पर्यावरण दे सकते हैं। तो यह गैर परंपरागत ऊर्जा प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है और इसके विकास की संभावना काफी अधिक है। अब आगे आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि भारत में विकास तो 1970 भारत में गैर परंपरागत विकास 1970 से शुरू हुआ। 1986 में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास मंत्रालय का गठन, ठीक है। उदारीकरण के बाद जो है, उदारीकरण के बाद आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इससे क्या हुआ, विकास को बढ़ावा मिला, विकास को बढ़ावा मिला, ठीक है। हमने जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए जितने हमारे स्रोत हैं, जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अब ये सौर ऊर्जा है तो भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है, एक गर्म जलवायु वाला है, जहां संपूर्ण भारत में लगभग वर्ष भर पर्याप्त सूर्य की उष्मा प्राप्त होती है। ऐसे मान लें कि कम से कम प्रति वर्ग किलोमीटर 50 मेगावाट हमें बिजली प्राप्त हो सकती है। किससे, सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा को विकसित करने के लिए भारत सरकार ने तेजी से प्रयास किया है।
इसी प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन में विश्व का चौथा बड़ा राष्ट्र बन चुका है। इसके लिए हमने 2010 में पंडित जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन, और इसी तरह से हमने जो है पीएम सूर्योदय योजना, इसी तरह से कुसुम योजना, ये काफी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो वर्तमान में तेजी से चल रही हैं। ये 2019 और 20 के बीच की है। ये जो आपका पीएम सूर्योदय योजना 2022 या 23 का है। तो इन योजनाओं से सौर ऊर्जा को तेजी से क्या मिल रहा है? बढ़ावा मिला है। और देश के विभिन्न भागों में सौर ऊर्जा के बहुत सारे केंद्र खोले गए हैं, चाहे वो मथानिया हो हरियाणा का, चाहे वो ग्वाल पहाड़ी हो राजस्थान का हो, चाहे वो तेलंगाना का कुन्नूर हो। देश के विभिन्न भागों में सौर ऊर्जा के, लद्दाख में सौर ऊर्जा का बड़ा प्लेटफॉर्म खोला गया है। यहाँ तक कि गुजरात में हवाई अड्डा का पूरा बिजली सौर ऊर्जा से मिलता है, केरल में मिलता है। देश के विभिन्न भागों में सौर ऊर्जा को तेजी से डेवलपमेंट किया जा रहा। सरकार ने तय कर लिया है कि जितने सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं, हमारे पार्क हैं, चौराहा हैं, ऑफिस हैं, ये सब बिजली का उपयोग किससे करेंगे? सोलर सिस्टम से करेंगे। और साथ आज प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के माध्यम से सरकार भारी सब्सिडी देकर के प्रोत्साहित कर रही है, और एक मिशन के तहत गांव गांव, गली गली, शहर शहर सोलर प्रणाली को तेजी से डेवलप भी किया जा रहा है। तो सौर ऊर्जा का संभावनाएं काफी अधिक है। आपको इसमें आवश्यकता है कि सौर ऊर्जा के जितने महत्वपूर्ण केंद्र हैं, उन केंद्रों के नाम आप जाने रहिए, क्योंकि एक 3 टाइप क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 4 केंद्र दे देंगे और 4 सिस्टम दे देगा। जैसे एक सौर ऊर्जा का केंद्र देगा, एक भूतापी ऊर्जा का केंद्र दे देगा, एक पवन ऊर्जा का केंद्र दे देगा और एक ज्वारी ऊर्जा का केंद्र दे देगा। अब इन चारों को आपको क्या है? टैली कराने का, सुमेलित करिए। तो अब जब आपको ये केंद्र पता होंगे तभी आप सुमेलित कर पाएंगे। होता क्या है कि भाई लोग हमारे जो है बच्चे, वो रिपीटेड क्वेश्चन पे ज्यादा भरोसे करते हैं, और आयोग हर साल नया क्वेश्चन देता है। तो आप जब भी सब चीजों को अध्ययन करिए तो कोई पहले पूछे गए प्रश्नों पर बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए मुत्यांडल पॉन्ड फार्म किस राज्य में पूछा गया है ना? अब आपने लगा लिया कहाँ? तमिलनाडु मार दिया। देखिए, इसी से संबंधित कोई नया केंद्र पूछ लिया तब आपका संविधान मौन हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सौर ऊर्जा से जितने, पवन ऊर्जा से जितने केंद्र हैं, ये सारे केंद्र आपको एकदम माइंड में रख लेना चाहिए, ताकि किसी ओनली पर्टिकुलर एक केंद्र को ही पूछे कि किससे संबंधित है, वो भी जाने रहिए। सुमित करावे तो भी जाने रहिए। तो इससे कहीं न कहीं हमें लगता है कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, प्रारंभिक परीक्षा में हर साल किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जाता है, और बड़ा इजी है इसको समझने में, है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है जैसे पवन ऊर्जा। अब भारत में जो है लगभग 45,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की क्या है? संभावना है। ठीक है। आज भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये पवन ऊर्जा के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं। इसमें सबसे अधिक कौन है? तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में कौन है? मुत्यांडल एक बहुत बड़ा फार्म है पवन ऊर्जा का, और ये सतत ऊर्जा है। जब तक समुद्र की हवाएं चलती रहेंगी, पवन फार्म आपका चलता रहेगा। स्थानीय स्तर पे स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। जैसे भूतापी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अब जियोथर्मल एनर्जी देश में 346 स्थान इसके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है।
अब भारत में कुछ अभी जो भूतापी ऊर्जा है, मुझे नहीं लगता इसका हम बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रहे हैं, अभी ये इनिशियली स्टेज में है, लेकिन इसकी संभावनाएं क्या है, अधिक है। अब जैसे इसके केंद्र अगर हम देखें तो केंद्र क्या है, जैसे पूगा, पूगा कहाँ है, जम्मू कश्मीर। जैसे पार्वती, मणिकर्ण, ये हिमाचल प्रदेश। तातापानी, ये आपका है छत्तीसगढ़। जैसे खम्माम, ये कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो आप तेलंगाना जानिए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन भूतापी ऊर्जा का केंद्र नहीं है। पूगा है, पार्वती है, तातापानी है, खम्माम है, बीजगम नहीं है। बीजगम किसका है केंद्र, ज्वारी। मुत्तंडल नहीं है, ये किसका केंद्र है आपका, पवन ऊर्जा का है, ग्वाल पहाड़ी ये नहीं है, ये किसका केंद्र है, सौर ऊर्जा का। तो हमें भूतापी ऊर्जा के इस केंद्र, इन केंद्रों का नाम भी पता होना चाहिए। भारत में इसके विकास की काफी संभावनाएं हैं। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो जैसे हमारे यहाँ क्या है, बायो गैस है, बायो मास है, एथेनॉल है, ये सब का क्या है, बहुत संभावनाएं हैं। क्यों संभावनाएं हैं, क्योंकि ये सब जो है अपशिष्ट पदार्थों से ही विकसित होते हैं, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ क्या है, जैसे फसलों के अपशिष्ट पदार्थ, पशुओं के मवेशियों के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो उनके जो गोबर वगैरह इससे बनता है, जो हमारे जो फसलें हैं जैसे धान है, धान की भूसी से, तमाम चीजों से इसको विकसित किया जा सकता है। तो इसकी भी संभावना है, बायोगैस बायोमास का भी है। एथेनॉल का है, एथेनॉल का स्रोत क्या है, गन्ना। भारत ब्राजील के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा गन्ने का क्या है, उत्पादक देश है, और हम गन्ने का उत्पादन करते हैं, इससे एथेनॉल का उत्पादन करते हैं। अब आज भारत एथेनॉल पर डेवलपमेंट पर काफी काम कर रहा है। आपके उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में एथेनॉल का बहुत बड़ा केंद्र जो है शुरू किया गया, स्थापित किया गया है, और एथेनॉल से हम 20% पूर्ति कर रहे हैं, जो है पेट्रोलियम पदार्थों में उसकी भरपाई कर रहे हैं। इससे हमें लाखों करोड़ रुपए की बचत हो सकने की संभावना दिखाई दे रही है। तो और आगे भी इस अगर एथेनॉल को बढ़ावा देंगे तो गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा तो गन्ने का मूल्य भी बढ़ेगा, क्योंकि वो जो पैसा हम बचत करेंगे किसानों को देंगे, किसानों के आय में भी वृद्धि होगी, किसान भी खुशहाल होगा, ऊर्जा संकट भी दूर होगा, ऊर्जा संरक्षण भी बढ़ावा मिलेगा। तो हमारे देश में बायोगैस बायोमास एथेनॉल, अब इनके जो केंद्र हैं, इन केंद्रों को आपको जानने की आवश्यकता है। फिर इसके बाद जैसे देखिए, जैसे बायोडीजल है, बायोडीजल। अब ये जो बायोडीजल है, इसके भारत में प्रचुर संभावना है, बस सरकार को इस पर काम करने की आवश्यकता। पहले सरकार कुछ काम किया था, फिर पीछे हट गया था, तो इसको बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सका, लेकिन इसे पुनर्जीवित किया जाए तो इसकी संभावनाएं काफी अधिक है। क्यों, बायोडीजल का मुख्य पौधा क्या है, जटरोफा। अब अगर हम जटरोफा, जिसको हम रतन ज्योति कहते हैं, इसको डेवलपमेंट करें, रतन ज्योति को, ये अर्ध शुष्क जलवायु में होता है, इसके लिए पानी की बहुत आवश्यकता नहीं है। भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है सेमी एरिड है। सेमी एरिड का मतलब जहां वर्षा कम होती है, तापमान अधिक रहता है, जैसे आपका छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान, गुजरात है ना, इन राज्यों में, झारखंड है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश का भी कुछ बहुत बड़ा हिस्सा है, पंजाब है, जहां पर हम जटरोफा की खेती करके उसके बीज का उत्पादन करके और इसे हम बायोडीजल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और ये भी पेट्रोलियम पदार्थों का एक विकल्प के रूप में एथेनॉल की तरह विकसित किया जा सकता है। सरकार इस दिशा में प्रयास किया, लेकिन अभी इधर वर्तमान में बहुत ज्यादा ठोस प्रयास नहीं हुआ, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो इससे कई चीजें होंगी। एक तो हम ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल होंगे, और दूसरा, चूंकि जो अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं, ये सूखे से काफी प्रभावित होते हैं, तो सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अर्थात जहां पानी की, जहां सिंचाई की आवश्यकता पड़ती, पानी नहीं है,
जहाँ हम पारंपरिक कृषि नहीं कर सकते, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन नहीं कर सकते हैं जल के अभाव के, वहां जट्रोफा की खेती करके किसान अच्छी आय प्राप्त कर सकता है और खुशहाली के जीवन जी सकता है, बशर्ते अगर हम जट्रोफा जैसे खेती को बढ़ावा दें। तो कहने का आशय है कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास की संभावना काफी अधिक है। 1970 में इसका शुरुआत हुआ था। पहले प्रारंभिक दौर में इसकी शुरुआत काफी धीमी थी। 1986 में थोड़ा सन भूल रहे हैं, 86 या 82 है, ऐसे है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय का गठन किया गया। 90 के दशक में उदारीकरण के बाद जब भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ, भारत के पास पूंजी और तकनीकी की उपलब्धता हुई, सरकार अपनी नीतियों को आगे बढ़ाया, ऊर्जा संकट से बचने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को तेजी से डेवलप किया और आज हालत यह है कि भारत इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण प्रयास किया है। आप मान लीजिए 2030 तक भारत 500 गीगावाट विद्युत किससे प्राप्त करेगा? गैर परंपरागत ऊर्जा से। मेगावाट नहीं, गीगावाट। ठीक है, मतलब एक बड़ी उपलब्धि हमारी होगी और ये हमारे ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल होगा। हम इस ऊर्जा को अगर डेवलपमेंट करेंगे तो 3-4 चीजों को हमें महत्व दिया गया। जलवायु परिवर्तन है, कार्बन के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी क्योंकि यह ऊर्जा प्रदूषण रहित है। दूसरा कि अगर हम इस ऊर्जा को डेवलपमेंट करेंगे तो इससे हमें ऊर्जा संकट से बचा जा सकता है, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है और ऊर्जा संरक्षण, जो जीवाश्म ईंधनों पर हमारी अधिक निर्भरता है, उस पर कम करके उसे लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। अगर हम इस ऊर्जा को डेवलपमेंट करने में सफल हुए तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर पर्यावरण दे सकते हैं और यही कारण है भारत जैसे एक विशाल देश में जहां ऊर्जा की बड़ी मांग है और आर्थिक ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है, ऊर्जा की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं, ऐसे में हमारे पास गैर परंपरागत ऊर्जा ही सबसे ऊर्जा का सबसे बेहतर स्रोत है, विकल्प है और भारत के पास इसकी पर्याप्त संभावनाएं हैं। तो आज का टॉपिक यही है, आपसे अनुरोध यही है कि आप गैर परंपरागत ऊर्जा के जितने स्रोत हैं उन स्रोतों को, जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं, उन केंद्रों को जरूर आप अपने पुस्तकों के माध्यम से एक बुकलेट तैयार कर लीजिए और उससे जो है आप याद कर लीजिए, चिंतन मनन कर लीजिए, ताकि कौन 4 केंद्र और 4 स्रोत और कहेगा सुमेलित करो कौन है या नहीं है, ऐसे तमाम आते हैं और आते हैं और आएगा भी। एक एक क्वेश्चन की लड़ाई होती है तो आपको कहीं कमजोर नहीं होना चाहिए। जय हिंद।